नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल इसी तरह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्न को समझते हैं और अच्छे से याद रखते हैं। तो देखिए प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। आपको 2 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन के 4 उदाहरण हैं, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए और 4 उदाहरण भी दे दिए नवीकरणीय ऊर्जा को। तो अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए फाइनल में। तो नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। तो देखिए उत्तर इस तरह से लिखना है और लिखेंगे, वैसे फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, नकदी फसल कहलाता है। यानी कि देखिए जो फसल काटे और तुरंत जाकर के बाजार में बेच दिए और तुरंत नगद पैसा ले लिए उसे नकदी फसल कहते हैं। अब जैसे आम, केला, लीची ये सभी तुरंत पेड़ से तोड़ते हैं और जाकर के बाजार में बेच देते हैं और नगद पैसा ले लेते हैं। तो याद रखिएगा आम, केला, लीची इत्यादि बहुत सारा और है। अभी गर्मी का मौसम है, तरबूजा, ककड़ी ये सब भी हो सकता है। अब देखिए वैसे फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। जैसे चाय, कॉफी ये सब जो है एक बार लगा देते हैं और कई वर्षों तक इससे मतलब चाय, कॉफी ये सभी बनाते हैं। उसके बाद फिर उसमें बहुत सारा मिल में जाकर के काम करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन नकदी फसल क्या होता है, तुरंत बाजार में जाकर के बेच लेते हैं। तो नकदी फसल को आप अच्छे से समझ गए हैं, आम, केला, लीची इत्यादि। एक बार फिर से हम बताते हैं, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। उत्तर, वैसे फसल जिनके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है, नकदी फसल कहलाती है। जैसे आम, केला, लीची इत्यादि। वैसी फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। जैसे चाय, कॉफी। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी इसको एक बार कॉपी में जरूर लिखें ताकि अच्छे से आप सभी को याद आ जाए। देखिए बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के दो कारण बताइए। तो उत्तर, बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, कृषि का मानसून पर निर्भर होना। यानी कि बिहार में जो है कि कृषि जो होता है ये मानसून होता है, यानी कि मौसम पे होता है। आप सुने होंगे कि अब की बार बारिश नहीं हुआ तो धान नहीं हुआ, बहुत सारा सूख गया, सुखाड़ आ गया। तो ये मानसून पर निर्भर करता है बिहार में खेती। दूसरा है कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकी का बहुत कम प्रयोग करना। यानी बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, कर्ज के बदले अपने श्रम यानी कि मजदूर को बंधक बनने वाला श्रमिक यानी बंधक बनने वाला श्रमिक, कर्ज बंधक या कर्ज दास यह बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों मान लिया जाए कि कोई मजदूर है, मजदूरी करता है और वह किसी मालिक से पैसा या किसी व्यक्ति से पैसा लिया और वह अधिक सूद बढ़ता गया, वो पैसा देने में असमर्थ हो गया, तो वह मालिक उसे अपने यहाँ
कर्ज बंधक बना लेता है या कर्ज दास या बंधुआ मजदूर बना लेता है और उनके मुताबिक ही मजदूरी उसको मिलता है। अब आगे यहाँ से लिखिएगा, यानी कि कहलाता है उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है, यानी उसका जो मजदूरी होगा जिससे वो कर्ज लिया है उसी के अनुसार उसका मजदूरी इच्छा से क्या होता है, निर्धारित की जाती है, ताकि कर्ज चुकाना असंभव हो। और यानी कि उसको मजदूरी कम मिलता है और कर्ज चुकाना असंभव हो और कर्जदार बहुत से बहुत उससे काम करवा लेता है। तो यही है आपका बंधुआ मजदूर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कर्ज के बदले अपने श्रम को बंधक बनने वाला श्रमिक, यानी बंधक बनने वाला श्रमिक, कर्ज बंधक, कर्ज दास, यह बंधुआ मजदूर कहलाता है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित की जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का वर्णन करें, यानी ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत में बहुत सारा अंग होते हैं, लेकिन मुख्य अंग जो है कि यहाँ पे लिखे गए हैं, आप समझिए। तो उत्तर में लिखेंगे ग्राम पंचायत के निम्नलिखित प्रमुख अंग है, निम्नलिखित यानी कि नीचे दिया गया है। तो पहला नंबर लिखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के सभी वैक्स यानी कि जिसका 18 साल उम्र हो गया है, गांव के सभी वैक्स नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है। यह विधि द्वारा प्रदत्त कार्यों का संपादन करती है। दूसरा है मुखिया, ग्राम सभा को समझ गए। अब दूसरा है मुखिया। मुखिया यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तथा प्रत्येता जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा नंबर लिखिएगा उप मुखिया। यह मुखिया का सहायक होता है। उप मुखिया क्या होता है? मुखिया का सहायक होता है। और चौथा नंबर लिखिएगा पंचायत सचिव। पंचायत सचिव जो होता है यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव कौन होता है? यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। और पांचवा लिखिएगा ग्राम रक्षा दल। पांचवा ग्राम रक्षा दल यह दलपति के द्वारा संचालित होता है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे गए हैं, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझिए ताकि आप वहां एग्जाम में जल्दी से लिख सकेंगे। तो अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? अगर आपके पास समय तो बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन उतार सकते हैं, नहीं तो नंबर लिख करके आप उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आप इसे अच्छे से समझिए। तो समझ गए कि अक्टूबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति दोनों एक ही है। तो उत्तर में लिखना है यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, दूसरा आगे जो लिखिएगा, एक बात तो आप समझ गए कि अक्टूबर क्रांति यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, यह बात समझ गए। और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। पुराने रूसी
कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व किसने किया था अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति का? इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। लेनिन और ट्रोत्स्की ने बलपूर्वक केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया। तो लेनिन और ट्रोत्स्की ने बलपूर्वक केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविकों जिसका प्रधान लेनिन था के हाथों में आई। उसने रूस के नव निर्माण का कार्य आरंभ किया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं और अच्छे से सुनिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में अक्टूबर क्रांति कहे या बोल्शेविक क्रांति कहे, दोनों एक ही है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो सुनिए, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। लेनिन और ट्रोत्स्की ने बलपूर्वक केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलटा दिया। क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक जिसका प्रधान लेनिन था के हाथों में आई। उसने रूस के नवनिर्माण का कार्य आरंभ किया। तो दोस्तों इतना समझ गए आप अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाए हैं दोस्तों, इसे ही बता देते हैं। देखिए, प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, हम डायरेक्ट बताते हैं, अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। दोस्तों चीन में कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ है। कागज का भी आविष्कार चीन में ही हुआ है। और काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी उपयुक्त आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से इतना याद रखिए। यह ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और हाँ, यहाँ तक देखते हुए आए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। और जो भी आपको परेशानियां पढ़ने या कोई भी सब्जेक्ट में है, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।